हरियाणा में उच्च अधिकारी सरकार चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन चंद लोग उनके दावों को, उनके वादों को, उनके प्रयासों को इस प्रकार मिट्टी में मिला देते हैं, इस प्रकार धूल में उड़ा देते हैं कि उनकी किरकिरी अखबारों की सुर्खियों में देखी जा सकती है, मीडिया की हेडलाइन में देखी जा सकती है। आए दिन पुलिस थाने के अंदर गुहार लगाते, इंसाफ की पुकार लगाते लोग देखे जा सकते हैं। बहुत पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलता है। आपको यकीन नहीं आएगा, जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे आपको यकीन आएगा ही नहीं। जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है, उसको तो भुगत भोगी जानता है। मणिपुर वालों का दुख, आगरा का कांड, उन्नाव का कांड, मिर्चपुर कांड, या फिर ऐसे हजारों लाखों कांड हुए हैं जिनका दर्द और दुख केवल भुगत भोगी ही समझ सकता है। दूसरे लोग तो सांत्वनाएं दे सकते हैं, वहाँ जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, वहाँ जाके अपने नंबर बना सकते हैं, अपनी नेतागिरी चमका सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ, खुददारी के साथ जीने का कोई अधिकार है या नहीं है? ये लोकतंत्र संविधान के आधार पर हमें हक देता है, अधिकार देता है। क्या वास्तव में संविधान के अकॉर्डिंग हमें न्याय, हक और अधिकार मिल रहे हैं? आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया अगर ना होती तो न जाने बहुत सारी सच्चाइयाँ कब की दब कर दफन हो चुकी होती। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही कुछ न्याय की उम्मीदें हैं। अगर मीडिया मात्र ईमानदार हो जाए तो देश के अंदर चमत्कारिक बदलाव हो जाएंगे, लेकिन जहाँ से बदलाव होने की उम्मीद है वहाँ वहाँ अंकुश लगा दिए गए हैं। पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और यहाँ पर इस देश के अंदर जो मूल निवासियों की विचारधारा है वो इस देश की सच्ची और हितैषी विचारधारा है। इसके अतिरिक्त जितनी भी विचारधाराएं हैं वो केवल और केवल इस देश को गुलाम बनाने की व्यवस्था को पुनः कायम करने की व्यवस्था है, प्रयास है। सत्ता पर हो, चाहे संस्कृति पर कब्जे की बात हो, या संसाधनों पर कब्जे की बात हो, या राजनीतिक व्यवस्था में कब्जे की बात हो, देश धीरे धीरे कब्जे में हो रहा है और आम जन खून के आंसू रो रहा है, बेबसी के आंसू रो रहा है। उसकी बेबसी, उसका दर्द कोई नहीं है जो समझे और उसके समाधान तक उसे ले जाने का प्रयास करे। जातिवादी संकीर्ण मानसिकता बहुत हावी है, पता सबको है, लेकिन झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं कि जातिवाद कहीं नहीं है, चारों तरफ अमन और शांति है। लेकिन कितनी अमन और कितनी शांति है, वास्तविकता बताने के लिए ना आपके पास में कोई मीडिया बची है और ना ही कोई विश्वसनीय संस्थान बचा है जिसके माध्यम से आपको पता चले। आज देश के अंदर सरकारों ने आंकड़ों को ही बंद कर दिया है। आप आंकड़े ले ही नहीं सकते, कहाँ से लेंगे आप आंकड़े? तो आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है। सच्चाई को दबाने का काम जब सरकारें करने लग जाएं तो अलर्ट हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए देश के देशवासियों को। जातिवादी संकीर्ण मानसिकता, पंचायत के बहाने गुंडई, मनमानी कर, भीड़ को भड़का करके उससे लिंचिंग कराने का प्रयास करना, साजिश रच कर किसी भी व्यक्ति को, पत्रकार को, मीडिया को, प्रेस की आज़ादी से वंचित बनाने की कोशिश करना, उसके ऊपर अमानवीय व्यवहार करना, उसे उसकी जाति के कारण जलील करना, अपमानित करना और जाति सूचक शब्दों से उसे बहुत ही अपमानित करना और उसे धमकी देना, कपड़े फाड़ करके इसको नंगा घुमाने की धमकी देना, उस पर भीड़ ला करके दबाव बनाना और भीड़ ला करके ज़बरदस्ती घर में घुस जाना और उसके साथ मार पिटाई करना और फिर सारे मिल करके उस एक व्यक्ति को झूठा साबित करने के लिए एक के बाद एक झूठे आरोप लगा करके पुलिसकर्मियों पर, प्रशासन पर, पंचायत का दोष जमाते हुए अपने आप को सच्चा और एक व्यक्ति को झूठा साबित करने का प्रयास करना। आप समझ सकते हैं क्या मणिपुर में जो कांड हुए वो भीड़ के द्वारा नहीं किए गए? क्या आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर भीड़ की भीड़ पति पत्नियों को निर्वस्त्र कर करके ढोल नगाड़ों के साथ में ले जा करके उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जलील कर रहे हैं और उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं? क्या ऐसे वीडियो आपने नहीं देखे हैं? क्या आगरा के अंदर उस बच्ची को जला करके प्रशासनिक तौर पर नहीं
अन्याय किया गया? क्या ऐसे हज़ारों काम नहीं हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारी व्यवस्था पर, हमारी कानूनी व्यवस्था पर? आज जातिवाद बहुत हावी है, लेकिन कागज़ों में नहीं नज़र आएगा आपको, वो व्यवहार में है। आज जो लोग जातिवाद मानते हैं वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जातिवाद की नफ़रत से भरे हुए हैं, और वो अपना रंग तब दिखाते हैं जब उन्हें मौका मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खंडेव पटौदी विधानसभा क्षेत्र, जिला गुड़गांव, हरियाणा की। यहाँ पर जीत करके आए और उनने अपने वादों की अनदेखी की, तो उनकी पोल खोलने का जो दायित्व होता है पत्रकार के नाते हमने वो निभाने की कोशिश की। अब उससे इतनी खुंदक वो लोग मान बैठे कि उन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी, और साजिशें भी कोई छोटी-मोटी नहीं, बहुत ही सोची समझी खतरनाक घातक साजिशें रची, जिसके तहत हमें बेघर बना दिया गया, जिसके तहत हमारे घर के अंदर जबरन घुस कर के भीड़ लाई गई। कुछ दबंग जो जाति कहला रही हैं अपने आप को, उनकी जातिगत मानसिकता के संकीर्ण लोगों ने जातिवादी अपशब्द कहे, महापुरुषों को, संविधान रचयिता को गाली दी। उसके अलावा ढेर चमार नीच पत्रकार, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारी इजाज़त के बगैर पुलिस को बुला ले, हमारी इजाज़त के बगैर तूने पुलिस कंप्लेंट कर दी। ऐसी-ऐसी बातें जब आज के दौर में जारी है, तो आप सोचो कि एक पत्रकार के साथ ये हो रहा है। आम आदमी कहाँ जी रहा होगा, आप समझ सकते हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को हमने ईमेल के द्वारा भी जो है सूचित किया, व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया, टेलीफ़ोन के माध्यम से भी सूचित किया, और रूबरू होकर के ये तमाम बातें उनको बताई जा चुकी हैं। लेकिन होता क्या है, शिकायत करने के तुरंत बाद जानलेवा हमले होते हैं, घर के अंदर भीड़ घुस आती है, और लिंचिंग की एक ऐसी अ, कोशिश की जाती है कि पूरे घर के अंदर आग लगा दी जाए, या पूरे घर को भीड़ के द्वारा पिटवा करके नंगा करा के पूरे गांव में घुमाया जाए, ऐसी धमकी भी दी गई। लेकिन हमारी शालीनता और धैर्य शायद आज हमें बचाए हुए है। कोई भी नुकसान झेला जा सकता है, लेकिन जो आदमी जी रहा है जिस मान और सम्मान और इज्जत के साथ, जब उसका वो मान सम्मान और इज्जत ही ना बचे, तो जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए पिटाई खाना, क्योंकि भीड़ किसी को भी पीट सकती है, भड़का करके लाई हुई भीड़ है, और इसको कोई और नहीं भड़का रहा। गांव खंडेवला के सरपंच पति कुलदीप जांगिड़, दरिया जाट, और कोई बदमाश है तथाकथित अपने आप को बोलते हैं कपिल, जाट हैं वो भी। वो तो थाने में ही धमकी दे देते हैं, पुलिस के सामने ही धमकी दे देते हैं कि शिकायत वापस ले ले, नहीं तो पता नहीं क्या कर देंगे। इस पर पुलिसकर्मी उसको धमकाते भी हैं। सबके खिलाफ कंप्लेंट देनी पड़ेगी, लेकिन कंप्लेंट जब दे रखी है उस पर जब कोई कार्रवाई ना हो, तो नई कंप्लेंट देने का फ़ायदा क्या है। फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों का जातिवादी अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है, जिसकी शिकायत हमने आला अधिकारियों को, SC/ST आयोग को, मानव अधिकार आयोग को, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, CM, DM, तमाम और जो कमिश्नर हैं, ACP, DCP, सभी लोगों को हमने इस बारे में ईमेल के माध्यम से शिकायत भेज दी है। लेकिन आज तक हमारे इस मामले में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है। और गौरतलब क्या कहें, अगर हम ये बात कहें तो शायद ये एक और आरोप होगा कि क्षेत्रीय थाने में जो पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं, जो SHO हैं, प्रभारी हैं, वो कौन हैं? मैं नहीं कहता क्या है, लेकिन उनका व्यवहार यही जता रहा है कि वो स्वयं भी जातिगत आधार पर भेदभाव करके कार्रवाई करते हैं। ACP महोदय स्वर्ण जाति से आते हैं, SHO स्वर्ण जाति से आते हैं, शायद इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SDM साहब भी उच्च वर्ण से आ रहे हैं, अपने आप को जो उच्च वर्ण कहला रहे हैं, शायद इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मेरे खिलाफ अगर कोई एक जरा सा भी झूठा सा भी कोई मामला हो,
तो फिर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, फिर सभी सीधा जेल भेज देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसमें मेरी गलती हो या ना हो। तो ये सब छोटी बातें नहीं हैं। मेरे ऊपर पिछले 8-9 बार जानलेवा हमले हुए, किसी ने ट्रक चढ़ा दिया, किसी ने चाकू मार दिया, कई बार पिस्टल लगा दी, न जाने कितने कांड हुए। क्यों हुए? क्योंकि मैं जो यहाँ पर व्याप्त फैली हुई बुराइयां हैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, उनके खिलाफ लिखता हूँ, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, जन जागरण का मैं काम करता हूँ, लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ। क्या ये मेरा अपराध है? और क्यों नहीं जगाना चाहिए? आखिर हम इस देश के निवासी हैं और एक जागरूक इंसान है, एक जिम्मेदार इंसान है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सजग पत्रकार होने के नाते जो हमारा दायित्व बनता है वो निभाना भी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्रकार इस मामले पर बोल जाते हैं, उनको बहुत अच्छा बोलना आता होगा, बहुत अच्छा लिखना आता होगा, उनके पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लेटफॉर्म थे वो छीन लिए गए। और विडंबना ये है कि जो अपने आप को बड़े बैनर के पत्रकार कहलाते हैं, वही लोग सच्ची बातों से इतना आहत हैं, वो नहीं चाहते कि सच्ची बात उजागर हो, क्योंकि उनकी जेबें भरी जाती है, उनको वहाँ से खाने को मिलता है, वो चुप है। अब एक अकेला पत्रकार क्या करेगा? और कोई भी आदमी अकेले के साथ आना भी नहीं चाहेगा। सबको पता है कि ये एक अकेला है, पिटेगा, इसके साथ जाओगे तो आप भी पिटोगे या आप भी जलील हो जाओगे। न जाने वो किस अवस्था में है, उसको उसी अवस्था में रहने दो, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ सैकड़ों मर गए, एक और मर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इंसाफ की जहाँ बात आती है, इंसानियत की जहाँ बात आती है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो चलती फिरती जिंदा लाश नहीं है, जो सचमुच में सच को सच कहने का मादा रखते हैं। और ऐसा हुआ भी पिछले 4-5 तारीख को, मई की घटना मैं बता देता हूँ कि मैं घर के कुछ ज़रूरी सामान के तौर पर कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर गया। वहाँ से कोई बर्तन मांजने की टिकिया वगैरह और सर्फ वगैरह मैं लेने के लिए गया। दुकान से सामान लिया तो दुकानदार अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, पत्रकार महोदय देखो खबरें पढ़ लो। तो मैंने कहा चलो ये सामान घर पे भिजवा दो। तो छोटा बच्चा था, वो मेरे घर सामान देने चला गया और मैं वहाँ अखबार पढ़ने लगा। मैं बैठा हुआ था और दुकानदार थे और बार बार कोई आकर के ताका झाकी करके जा रहा था। फिर उसके बाद में एक आदमी आता है, वो उसको उंगली दिखाई जाती है, और जो आदमी उंगली दिखा के जाता है उसका नाम था मनोज। और मनोज के साथ में हमारी कोई आपस में कोई गिले शिकवे रंजिश नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे व्यक्ति के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। ये विडंबना है, दुख है इस बात की कि लोगों को अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, उसका दिखावा करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। वरना लोग आदमी को अच्छा नहीं मान सकते हैं, और हमें किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप अपने काम से काम करते रहें। लेकिन अब वो ज़माना रहा नहीं है। अखबार पढ़ रहा था, 4-5 मई की ये घटना है। एक व्यक्ति आता है और वो आकर के माँ, बहन, बेटी, पता नहीं क्या क्या की बुरी बुरी गालियाँ देने लगता है बिना मतलब। मैं उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं। और वो व्यक्ति जब गालियाँ देता है तो उसको मैंने कुछ नहीं बोला। दुकानदार बोलता है, क्या बात है भाई, कह कौन है ये आदमी, क्या पढ़ रहा है, ये घना पढ़ा लिखा है। तो उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने उसको कहा समझाने के लिए, जा भाई तू जा अपना काम कर, ये तो अनपढ़ आदमी है। लेकिन वो आदमी तो न जाने किस मंशा से आया था, वो तो झगड़े पे उतारू हो गया। और उसकी वीडियो भी है, मैंने पुलिस अधिकारी को भी भेजी है, मौके की वीडियो बनाई। अगर वो वीडियो नहीं बनाता तो लोग मुझे गलत ठहरा देते। कौन है, कौन तू, ये बता। तू जा रहा है कि नहीं जा रहा तू यहाँ से? हाँ, क्यों चेप हो रहा है? तू मेरा चेप क्यों हो रहा है, ये बता। तू मेरा हाथ लगा के दिखा। है कौन, पहले ये बता मेरे को। मैंने ना, फिर तू मेरा हाथ लगा। नहीं, तू मेरे पीछे चेप क्यों हो रहा है भाई? ठीक है। अरे कौन है भाई ये? कौन आ गए हो? नहीं, क्यों चेप हो रहा है तू मेरे आदमी से?
अरे किसके भड़काए पे तू ये झगड़ा कर रहा है, मुझे ये तो बता। तू जानता है मेरे को? बना ना सकते। अरे तू ये जानता भी मेरे को? जानता नहीं। अरे कौन है तू, ये बता सही। कौन डेढ़ से? कौन है, कौन है तू? चेप क्यों हो रहा है बता मेरे? तू दारू सारी पी करके तू मेरे से चेप हो रहा है। तेरे तो कुछ कहीं अरे तू किसके भड़काए पे बकवास कर रहा है? तू किसके भड़काए बोल रहा है तू? भड़काए नहीं बोल। नहीं तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या तू तू नहीं, तेरा क्या बिगाड़ रखा है ये बता सही। तू जानता है मेरे को? अरे तू जानता है क्या मुझे? आप पर अल्लाह बकवास कर रहा है ना तू, जाए यहाँ से। कौन? चल चल बता कहाँ चलेगा, जा। हटा अरे चल ना तू, चल 2 मिनट तोड़ सके, चल आ, चल 2 मिनट आ जा। अरे आ ना तू, 2 मिनट क्या करेगा? बिना मतलब में चेप हो रहा है। मतलब मैं इसको जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं वहाँ अखबार पढ़ रहा आकर गाली पकड़ लग गया। बताओ और अब कह रहा है इधर आ 2 मिनट इधर आ। अरे तो गए थे एक बार फिर चला जाओगा थाना में, मारो कुछ ना। फिर थाने में सब अरे तो मतलब और चला जाओ काली तो गए तो। अरे एक बार फिर चलो, एक बार फिर चलो जाओ। अरे थाने जाएगा तो किसी को मारेगा? एक बार थम मार के देख लो। कौन इसको कौन सा मार के देख लो। मार के देख लो, मार के देख ले फिर मार के देख ले। अरे तू मार के देख ले, मार के देख ले। मार के देख ले बिना मतलब की बकवास। आप देख लेंगे। मैं एक बार फिर चल जाऊंगा। चला जाइए, मेरे को सुनो चला जाइए। फिर आता हूँ एक बार। हाँ आ लिया। अरे तो किसके भड़का क्यों लड़ रहे हैं भाई? एक बात नहीं, कोई बात है नहीं, तू मेरे को जानता है थारी पहले जानू है? पहले थारी नहीं मारा कह रहा कोई झगड़ा है, कोई विवाद है आपको कह रहा है? फिर यार ये क्यों चेप हो रहा है बता? मैं जानता नहीं इसको। एक काम कर, क्या मतलब है 2 इसका? मिनट में छड़ू तो नहीं। अच्छा तो एक में 2 मिनट में तो नहीं मैं छड़ू। बाद एक काम कर, क्या है? बाल के मिला के तब यह काम कर, चला तेरे में बना। अरे ये क्यों बात छेड़ रहा है? है। कौन क्यों छेड़ रहा है? और मैं तो क्या हाथ है? लगाओ। क्या है? देख ले भी इसने। घट मैं पे छड़ू तो नहीं। हाथ लाओ चला के। अब 4 आदमी आओ। 5 मिनट ठहर, अभी रुक जा। करना और ठहराने की कोशिश की गई और खंडेवला गांव के सरपंच पति कुलदीप जांगिड़ ने लोगों को भड़काते हुए, भीड़ को भड़काते हुए ये कहा कि ये व्यक्ति हमारी धर्म आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहा था। इस आदमी ने इसको राम राम की और इस आदमी ने राम राम का जवाब नहीं दिया और राम को उल्टा सीधा बोला। ऐसा कहकर के वो उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, भीड़ को भड़का करके इस मामले को लिंचिंग में बदलने का प्रयास कर रहा था। मुझे दत्तात्रेय चालीसा याद है, सब कुछ याद है। तो क्या मुझसे बड़े? लेकिन मैं इस बात का ढोंग करूं कि मैं धार्मिक हूं? लेकिन मुझे अधार्मिक बता के, नास्तिक बताकर मेरे पर हमला करने की साजिश से मुझे उस उन्माद में घसीटने की कोशिश की गई। और ये कोशिश कोई और नहीं कर रहा है, सरपंच का पति अपनी खुंदक निकालने के लिए साजबाज होकर के, साजिश रच करके कई सारे लोग जो मेरे विरोधी टाइप के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की, जिसकी शिकायतें मैं पुलिस को दे चुका हूँ। लेकिन आज भी पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा कांड हो जाए तो फिर हम भी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, कोई मरमुरा तो जाए फिर देखेंगे। जबकि सरपंच ने ये कहा कि कहाँ तू ये आकर के बसा हुआ है, ये तो बदमाशों का गांव है। ये सरपंच अपने गांव को किस तरीके से बदनाम कर सकता है? कमाल की बात है। सरपंच कह रहा है कि बदमाशों का गांव है, यहाँ 1 मिनट में गोली मार दी जाती है। अरे भाई, कोई भी गांव बदमाशों का गांव नहीं होता है। किसी भी गांव, शहर या एरिया के अंदर कोई हालातों का मारा हो सकता है, कोई गलत काम कर जाए, वो हो सकता है कोई बदमाश पैदा हो जाए, इससे पूरा गांव बदमाश का कैसे कहलाओगे आप? लेकिन सरपंच कह रहा है कि बदमाशों का गाँव है, लेकिन फिर भी वो शरीफ बना हुआ है, फिर भी वो अच्छा बना हुआ है, फिर भी वो लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लेता है। एक व्यक्ति के खिलाफ वो पूरे के पूरे गांव को भड़का करके रखता है और एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि ये व्यक्ति इस घर में नहीं रहेगा, और कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट करता है, मदद करता है, सहयोग करता है तो उसके खिलाफ पंचायत एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेगी वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन इस आदमी को आसपास के कहीं गांव, मोहल्ले में या एरिया में भी नहीं रहने दिया जाएगा। ये पंचायती फरमान जारी किया गया। ये तुगलकी फरमान ही है। आज मानव अधिकारों का इस प्रकार से वंचित बनाना किसी को गैर कानूनी तरीका ही है, अपराध है ये। लेकिन ये अपराध सरेआम किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा ये 1.5 चमार पत्रकार, मतलब उनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि एक अनुसूचित जाति का, SC जाति का कोई पत्रकार
इतनी निर्भीकता से लिख कैसे सकता है, पत्रकारिता कैसे कर सकता है, वो इनकी गुलामी क्यों नहीं करता है, वो इनके सामने गिड़गिड़ाता क्यों नहीं है, वो आत्मसम्मान के साथ क्यों जी रहा है। इसको बदनाम किया जाए, और बदनाम करने के लिए उन्होंने अपने इतने गुर्गे लगा दिए कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, इस आदमी ने वो किया, इस आदमी ने वो किया। और कौन लोग बदनाम करने आ रहे हैं? एक पंकज नाम का व्यक्ति है जिसने न जाने कितने लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर 5-5 लाख 3-3 लाख रुपए खा गया। इसका तमाम मेरे पास सबूत है। और वो आदमी, जिस आदमी ने यहाँ खंडेवला में मुझे लेकर के आया, चलिए वहाँ पर आपको बीपीएल का प्लॉट दिलाता हूँ, मुझे दिलाया, किस्तों पे दिलाया, और आज भी मैं किस्तें दे रहा हूँ। वो पुलिसकर्मी जिसका नाम है जगत सिंह, जगत सिंह कानूनी आदमी हो के गैर कानूनी काम कर रहा है। उसने ये बीपीएल के प्लॉट खरीद लिए, उसने इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत किसी बेबस आदमी से उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए प्लॉट ले लिया, और उस आदमी ने वो प्लॉट मुझे बेचा, किस्तों पे बेच दिया। कुछ पैसे दे दिए मैंने उसको, बाकी मैंने किस्तें दी। अब वो किस्तों भी नकार गया और मुझसे मेरा घर ज़बरदस्ती खाली कराने के लिए कोशिश कर रहा है। ना नोटिस दिया, ना मुझे कुछ बताया, ना कुछ, सीधा पंचायत लेके आ गए। उसमें सो के भी नहीं उठाऊँ। सुबह भारी भरकम भीड़ आ जाती है मेरे घर में, हमला कर देती है, मुझे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करती है, फिर और भीड़ बुलाई जाती है, फिर उनके साथ पिटवाया जाता है। ये तमाम चीज़ें, ये मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको। ये अभी 18 मई की घटना बता रहा हूँ आपको। इससे पहले 4 और 5 मई को ये घटना हुई। एक ही लोग हैं, और उससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ। क्या करके छोड़ेंगे समझ नहीं आता। लेकिन इस बार मैं अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर और कोई अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इस तमाम मामले की न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और इस एरिया का नहीं, अन्य किसी ज़िले का डीएसपी स्तर का कोई अधिकारी, एससी अधिकारी, ईमानदार अधिकारी इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करे, और जो लोग दोषी हैं उन तमाम लोगों को दंडित कराने के लिए, माननीय अदालत से उन्हें दंडित कराने के लिए मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा भी दी जाए और इंसाफ दिलाया जाए। कौन यहाँ पर ये सारी भीड़, अरे मैं इसका फायदा तू उठाने लग रहा है यहाँ पर आकर के। क्या फायदा खाया तू अब तक? क्या फायदा क्या रहा है? मैंने पूछे जरा टाटू का कौन बुलाया, तू बदनाम करता बोल रहा है मेरे को। चलो चलो आज तो रुक गया ना, ये लड़ने के लिए आया, मुझे पता है। कोई बात नहीं, रहने दो। मैंने प्लानिंग करके आया, रहने दो तुम।